हेलो बच्चों, हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चंदेलों, गुजरात के चालुक्यों, गढ़वाल के राजा जयचंद को परास्त करके अपनी साम्राज्यवादी नीति को प्रारंभ किया। इसी साम्राज्यवादी नीति के क्रम में उसको आगे चलकर मुस्लिम शक्ति मोहम्मद गोरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने मध्य एशिया की राजनीति में अपना अधिकार जमाने के बाद वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना चाहता था। तबकाते नासिरी के अनुसार 1173 में मोहम्मद गोरी को जब गजनी का गवर्नर नियुक्त किया गया तो उसके 2 वर्ष बाद ही उसने भारत की तरफ पहला अभियान किया 1175 ईस्वी के आसपास, और बिना किसी प्रतिरोध के उसने मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया। 1178 ईस्वी में उसने गुजरात पर भी आक्रमण किया, लेकिन आबू के निकट उसको गुजरात के चालुक्यों ने बुरी तरह से परास्त कर दिया। लेकिन उसके बाद भी बच्चों ने उसने निराशा की भावना नहीं आई और उसने 1186 ईस्वी में वह पंजाब को उसने अपने अधिकार में ले लिया, और इससे पूर्व ही वह सिंध के क्षेत्र पर भी पूरी तरह से अधिकार कर चुका था। इस तरह से उसने मुल्तान, सिंध और पंजाब के क्षेत्रों को अपनी अधिकार में लेकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। गोरी की इन विजयों के बाद उसके जो अधिकृत प्रदेश थे उनकी सीमाएं पृथ्वीराज चौहान के राज्यों से जा मिली, और मोहम्मद गोरी की महत्वाकांक्षाएं उसकी विस्तारवादी नीति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह भारत पर अधिकार करने के लिए दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, और उसी समय उत्तरी भारत में पृथ्वीराज चौहान की शक्ति का भी उदय हो रहा था। इस तरह से जब दोनों शक्तियों की महत्वाकांक्षाएं आपस में मिली तो उसके फलस्वरूप दोनों में संघर्ष प्रारंभ होना जरूरी था, और इसी के तहत दोनों में युद्ध लड़े गए। तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं हम इनको। प्रथम युद्ध लड़ा गया 1191 ईस्वी में और दूसरा युद्ध लड़ा गया 1192 ईस्वी में। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों आप कि तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में लड़े गए और कब लड़े गए। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में, जो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। संघर्ष का मूल कारण हम देखते हैं तो दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और आर्थिक स्थिति थी। गोरी भी एक महत्वाकांक्षी राजा था बच्चों। वह भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और मध्य एशिया की राजनीति में अपनी प्रमुख भूमिका निभाना चाहता था। उस समय की जो उसकी परिस्थितियां भी थी, राजनीतिक परिस्थितियां, वो उसके अनुकूल थी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो उत्तर भारत में स्थिति थी कि विभिन्न शासक थे, उनमें हिंदू शासक थे, उनमें आपस में संघर्ष की स्थिति थी, और वो अपने संघर्ष के अलावा किसी बाहरी शक्ति पर ध्यान नहीं देते थे। इस तरह से उत्तर भारत की स्थिति, उत्तर पश्चिम भारत की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, जिसका फ़ायदा मोहम्मद गोरी ने उठाया। इस तरह से धीरे धीरे विस्तार करते हुए मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद सरहिंद या तबर हिंद पर भी अधिकार कर लिया, और उसकी रक्षा के लिए काजी जियाउद्दीन को 12,000 सैनिकों के साथ बच्चों वहाँ पे नियुक्त किया। सरहिंद के दूर पर मुसलमानों का जब अधिकार हो गया तो उससे चौहान राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि उनकी सीमाएं भी वहाँ मिलती थी। अतः पृथ्वीराज ने क्या किया बच्चों, अपने दिल्ली के सामंत जो था गोविंदराज, उसके साथ सरहिंद की तरफ अभियान किया। गोरी को पता चल गया कि पृथ्वीराज वहाँ की ओर कूच कर रहा है, अतः उसने वापस गजली लौटने का जो विचार था उसको छोड़ दिया और आगे बढ़कर पृथ्वीराज का सामना करने का निश्चय उसने किया। युद्ध जब प्रारंभ हुआ दोनों की सेनाओं के बीच में तो चौहानों की स्थिति मजबूत रही, लेकिन इस स्थिति में भी गोरी परेशान नहीं हुआ और अपनी संपूर्ण जितनी शक्ति थी उसके साथ वह राजपूत सैनिकों पर टूट पड़ा। गोरी ने पृथ्वीराज का जो सामंत था गोविंदराज के ऊपर भाले का जोरदार प्रहार किया, जिससे वो घायल हुआ और दोनों के बीच अच्छा संघर्ष हुआ। लेकिन गोविंदराज के एक वार से गोरी बेहोश हो गया और वह लगभग बेहोश होने वाला था। तभी उसका एक जो स्वामी भक्त सैनिक था
उसने उसको घोड़े पर लिया और उसको लेकर वह युद्ध क्षेत्र से बाहर चला गया। जैसे ही गोरी को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया, उसकी सेना भी परेशान हो गई और वहाँ से भाग खड़ी हुई। लेकिन यहाँ पर चौहानों की, पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती यह हुई कि उसने जो भागती हुई सेना थी मोहम्मद गोरी की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसका पीछा नहीं किया, जिसका नुकसान उसको बाद में उठाना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद हालांकि राजपूतों ने तबर हिंद पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया और उसके जो सेना नायक था काजी जियाउद्दीन को, उसको बंदी बनाया गया। लेकिन कुछ समय बाद उसको सम्मान के साथ वापस लौटा दिया गया, जो भी एक पृथ्वीराज की एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। इस तरह से हालांकि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को सफलता प्राप्त मिली, उसने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया। लेकिन बच्चों, मोहम्मद गोरी की लौटती हुई सेना का सामना न करना और दूसरा उसके जो सेनानायक था जियाउद्दीन को सम्मान सहित रिहा करना, उसकी एक बड़ी भूल साबित हुई, जिसका सामना उसको तराइन के द्वितीय युद्ध में करना पड़ा। तराइन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गोरी ने क्या हुआ कि जब मोहम्मद गोरी परास्त हुआ पहले युद्ध में, तो उसने अपने लिए बहुत अपमानजनक माना और उसका वह बदला लेने के लिए प्रारंभ से सैनिक तैयारी में जुट गया और उसने लगभग साल भर के तैयारी के बाद 1192 ईस्वी में 1,20,000 के लगभग घुड़सवारों के साथ पुनः भारत में प्रवेश किया और लाहौर और मुल्तान के रास्ते वह पुनः तराइन के मैदान में आकर उसके सामने आ डटा। गौरी ने क्या किया कि रुकनुद्दीन हमजा को अपना दूत बनाकर पृथ्वीराज के पास भेजा अजमेर, और उस दूत के माध्यम से संदेश भिजवाया कि वह पृथ्वीराज इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले और गौरी की अधीनता को स्वीकार कर ले। तो पृथ्वीराज ने इसको अपना अपमान समझा और बदले में उसने अपनी विशाल सेना के साथ उसने भी अपने तराइन की तरफ अभियान शुरू किया। लेकिन इस समय क्या हुआ, पृथ्वीराज विशाल सेना लेकर गया था। एक बार तो मोहम्मद गोरी बच्चों घबरा गया, लेकिन वह कूटनीतिक शासक था, वह घबराया नहीं और उसने क्या किया कि संधि वार्ता करने का बहाना किया। और पृथ्वीराज की यह कमजोरी थी कि उसने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और संधि वार्ता के में भरोसा करके और उसकी सेना, हिंदू सेना विश्राम करने लगी। उस समय क्या हुआ, गौरी ने कूटनीति करते हुए लगभग 10-10 हज़ार अश्वारोहियों के 4 दल एकत्र किए और उनको विभिन्न दिशाओं से राजपूत, जो उनका विश्राम स्थल था राजपूत सैनिकों का, वहाँ पर अलग अलग दिशाओं से उनको भेजा और उनको भुलावे में रखने के लिए गौरी ने अपने जो पैदल चलने वाले सैनिक थे उनको रात भर तंबुओं के बाहर अलाव जलाकर रखने के लिए कहा, ताकि किसी को शक न हो। इस तरह से जब सुबह हुई, सुबह होने से पहले पहले मुस्लिम सेना ने चारों तरफ से पृथ्वीराज की सेना को घेर लिया और उस पर आक्रमण कर दिया। इस अचानक हुए आक्रमण से क्या हुआ बच्चों कि जो चौहान सेना थी उसमें एकदम से खलबली मच गई। वो परेशान हो गए कि भाई क्या हुआ, एक तरफ तो संधि वार्ता की बात चल रही थी और दूसरी तरफ उन्होंने आक्रमण कर दिया। इससे धीरे धीरे चौहान सेना परास्त होने के कगार पर आ गई, थककर चूर हो गई और गौरी ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ आक्रमण किया। इस प्रहार को जो चौहान सेना थी वो झेल न सकी और इस तरह से पृथ्वीराज ने जब अपनी स्थिति को देखा कि वो परास्त होने वाला है तो वह सिरसा की तरफ भाग गया, लेकिन उसको पकड़ लिया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इस तराइन के जो द्वितीय युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की परास्त होने से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ मोहम्मद गोरी के लिए। गोरी ने पृथ्वीराज को परास्त करके अपनी पिछली पराजय का बदला तो ले लिया, लेकिन इस पराजय ने भारत के भविष्य को ही बदल दिया, क्योंकि भारत में इस विजय के बाद मुस्लिम शासन की नींव इतनी मजबूत हो गई बच्चों कि हिंदुओं के लिए उसको उखाड़ पाना भविष्य में संभव नहीं हो सका। अजमेर और दिल्ली तक विस्तृत जो चौहान राज्य की सीमाएं थी उनका अंत हो गया। मुस्लिम शक्ति ने उस पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर
जो मोहम्मद गोरी था उसके वंशजों ने, उसके दासों ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव को मजबूत किया। इस तरह से पृथ्वीराज की कई कमजोरियों के कारण उसको पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में वो उसका अंत हो गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई हरिराज सिंहासन पर बैठा, लेकिन मोहम्मद गोरी ने उसके एक वंशज, उसके पुत्र गोविंदराज को, पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अपने पक्ष में सिंहासन पर बैठाया, जो मुस्लिम शक्ति के साथ रहकर चौहान वंश का जो शासन है वो संचालित करता रहा। लेकिन धीरे धीरे हरिराज और इनका गोविंदराज का संघर्ष चलता रहा, लेकिन स्थितियां ऐसी बनी कि धीरे धीरे जो चौहान वंश था उसका अंत हो गया और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। धन्यवाद।